बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने हैं ग्लूकोन्यूजेंसिस। ठीक है, ग्लूकोन्यूजेंसिस में मेनली हम बताएंगे हम ग्लूकोज कहाँ कहाँ से बना सकते हैं। तो ग्लूकोन्यूजेनिक जो प्रीकर्सर होते हैं ना, वो उन्हें हम यूज़ करके ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, अब मेनली कौन कौन से हमारे पास ग्लूकोन्यूजेनिक प्रीकर्सर हो सकते हैं। तो एक ग्लिसरॉल होता है, लैक्टेट होता है, अल्फा कीटो एसिड्स। अब अल्फा कीटो एसिड्स कैसे ऑब्टेन होंगे? मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोन्यूजेनिक अमीनो एसिड से। कैसे, अब हम फर्दर पढ़ेंगे। सबसे पहले ग्लिसरॉल का बताया गया है, तो ग्लिसरॉल को डिस्कस करते हैं। तो ग्लिसरॉल का बताएंगे कि ग्लिसरॉल हमारे पास कैसे आएगा। हमारे पास हाइड्रोलिसिस ऑफ टीएजी की हाइड्रोलिसिस करवाएंगे ना, एडिपोज टिश्यू के अंदर जो पड़ा होता है, तो वहाँ से हमारे पास ग्लिसरॉल आ जाएगा। अब ग्लिसरॉल के हम ना फॉस्फोराइलेशन करवाएंगे ग्लिसरॉल काइनेज की मदद से, तो हमारे पास ऑब्टेन हो जाएगा ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। देन ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट की हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की मदद से, तो हमारे पास आ जाएगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट मीन्स कि जैसे हमारे पास डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आएगा, इसे हम कन्वर्ट करवाएंगे वापस, क्योंकि अब ये ग्लाइकोलाइसिस हमने जो पढ़ी थी ना, ग्लूकोन्यूजेंसिस, उसका रिवर्स होती है। मतलब ग्लाइकोलाइसिस में ऐसे फॉरवर्ड चलता है साइकिल, लेकिन ग्लूकोन्यूजेंसिस में ये वापस बैकवर्ड साइकिल चलता है। तो लाइक हमारे पास जब इसके यहाँ से आ जाएगा ना हमारा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, तो इसे बैकवर्ड लेके जाएंगे, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनेगा, फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, वहाँ से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और वहाँ से ग्लूकोज, मतलब साइकिल रिवर्स चलेगी। तो हम ग्लिसरॉल के बाद हम स्टार्ट करेंगे, हमारे पास होता है लैक्टेट। लैक्टेट अब हम बताएंगे कि जो लैक्टेट है ना, ये हमारे पास कहाँ से आएगा? जब हम एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस हो रही होगी ना, मतलब जब मसल ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलती, तब हमारे पास क्या होता है कि ये जो होता है ना ग्लूकोज, वो कन्वर्ट होता है हमारे पास लैक्टेट के अंदर। ठीक है, अब लैक्टेट जब हमारे पास बना पड़ा होता है ना, वो लैक्टेट मसल के अंदर बन जाता है। तो लैक्टेट मसल के अंदर किसी और फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो सकता, तो वो वहाँ से जाएगा लीवर के अंदर, लीवर के अंदर आके वापस ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वापस ग्लूकोज मसल के अंदर यूज़ होने के लिए आ जाएगा। इस पूरे साइकिल को कहते हैं हम कोरी साइकिल। ठीक है, अब कोरी साइकिल के बाद हमने बताना था अमीनो एसिड कौन कौन से होता है जहाँ से ग्लूकोज बन सकती है। तो जहाँ से अल्फा कीटो एसिड्स हमने ऑब्टेन करने थे, तो हम बताएंगे एलानिन होता है, आर्जिनिन होता है, उसके बाद लाइसिन वगैरह। तो ये हमारे पास ग्लूकोनियोजेनिक अमीनो एसिड है। ठीक है, उसके बाद हम ना ये रिएक्शन इससे बाद में पढ़ेंगे, ताकि हमें मुकम्मल समझ लगे। मैं आपको पहले ये डायग्राम जो इंपॉर्टेंट है वो समझा दूँ। सबसे पहले क्या होता है हमारे पास एक होता है बायोटिन। बायोटिन प्रोटीन है, इसका एक मतलब लाइसिन रेजिड्यू होता है। ठीक है, बायोटिन प्रोटीन के लाइसिन रेजिड्यू के ऊपर हमारे पास क्या होता है कि एक्ट करता है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ठीक है, अगर हमने पढ़ा हो ना, मतलब पायरुवेट की फेट्स पढ़ी हो ना, तो उनमें हमने एक फेट पढ़ी थी कि वो हो जाता है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज के अंदर, पायरुवेट जाता है ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर। समझ लें, वो हमने अभी ऑक्सैलो एसीटेट ही बनाना है, लेकिन बनेगा कैसे वो डिस्कस कर रहे हैं कि बायोटिन के लाइसिन रेजिड्यू के ऊपर पायरुवेट कार्बोक्सिलेज अटैक करता है, और अटैक करने के बाद यहाँ पड़ा होता है हमारे पास बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, इस बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करवा देता है वो। ठीक है, यहाँ पे एटीपी की यूज़ होती है। जब हमारे पास HCO3 हमारे पास टूटेगा, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल आएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल के ट्रांसफर होगा पायरुवेट को। अब पायरुवेट उस हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की मतलब लेके उसकी कार्बोक्सिलेशन होगी, वो कन्वर्ट हो जाएगा सीधा ऑक्सैलो एसीटेट। बाकी का बाकी सारा स्ट्रक्चर आगे की तरफ आ जाएगा, कोई मसला इतना नहीं है। अब ऑक्सैलो एसीटेट के लिए हमारे पास कोई क्रॉस नहीं कर सकता माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ना, इसका कोई ट्रांसपोर्टर नहीं पड़ा होता हमारे पास सेल के अंदर ना, मीन्स के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो हम बताएंगे ऑक्सैलो एसीटेट कन्वर्ट होगा हमारे पास मैलेट के अंदर, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज की मदद से। यहाँ पे मैंने बताया था जब भी डिहाइड्रोजिनेज हम यूज़ करते हैं ना, तो हमारे पास या NADH यूज़ होता है, या हमारे पास प्रोड्यूस होता है, या फिर H2 बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सैलो एसीटेट हमारे पास मैलेट डिहाइड्रोजिनेज की वजह से कन्वर्ट हो जाएगा मैलेट के अंदर, और यहाँ पे एक NADH यूज़ हो जाएगा। यही मैलेट आराम से क्रॉस करेगा हमारे पास मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की, और बाहर आ जाएगा साइटोसोल के अंदर। अब साइटोसोल के अंदर जब मैलेट आएगा ना, इसे रीकन्वर्ट करवाएंगे ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर, क्योंकि हमें तो प्रिकर्सर ऑक्सैलो एसीटेट चाहिए था। तो मैलेट को हमने करवाया ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर कन्वर्ट। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे साइटोसोलिक मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल यूज़ करें तो माइटोकॉन्ड्रियल मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ पे साइटोसोलिक मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। तो यहाँ पे जब हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास एक NADH प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब ऑक्सैलो एसीटेट हमारे पास आ गया। ऑक्सैलो एसीटेट की अब हम दोबारा डीकार्बोक्सिलेशन करवानी है, मतलब इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करवाना है। तो हमारे पास एंजाइम यूज़ करेंगे फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज। काइनेज है, मतलब उससे फोस्फोरिलेशन करवानी है, तो मतलब ऑक्सैलो एसीटेट कन्वर्ट हो जाएगा वापस फोस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर। जब हमारे पास एक बार फोस्फोइनोल पायरुवेट आ गया है ना, तो हम फिर वापस अपना स्टेप रिवाइज कर सकते हैं। मतलब हम फोस्फोइनोल पायरुवेट से 2 फोस्फोग्लिसरेट, फिर आगे 1 फोस्फोग्लिसरेट, और मतलब ग्लूकोज एंड तक ना, मतलब इस तरह साइकिल वापस लेके आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ये वापस जो मैंने आपको बताया था ना। तो हम बताएंगे टोटल 7 जो ग्लाइकोलिटिक रिएक्शन होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास उनमें से कुछ रिएक्शन जो होते हैं ना, 3 इरिवर्सिबल थे ना, उन इरिवर्सिबल से हम मतलब वापस की बैकवर्ड मूव करना करेंगे ना। PEP वाला भी था, 1,6 बिस फॉस्फेट था, वो आगे चलते हैं। आगे हम बताएंगे जो पायरुवेट की कार्बोक्सिलेशन, मतलब अब हमने जो डायग्राम पढ़ी थी ना, उससे थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि सबसे पहले जो पायरुवेट होता है ना, उसकी कार्बोक्सिलेशन कैसे करते हैं। हम
हमारे पास पड़ा होता है पायरुवेट काइनेज, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो पायरुवेट इज़ कार्बोक्सिलेटेड टू पायरुवेट कार्बोक्सिल, मतलब आपको पता है जो पायरुवेट मैंने बताया था कि उसकी हम कार्बोक्सिलेशन करवाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते हैं, HCO3 से जो आ रहा था वो कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलो एसिड के अंदर पायरुवेट कार्बोक्सिलेज की वजह से, ठीक है। अब हमारे पास जो फर्दर ऑक्सैलो एसिड को हम कन्वर्ट करवा लेंगे फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज की मदद से फोस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर, ठीक है। आगे हम बायोटिन का रोल पढ़ेंगे, बायोटिन का क्या रोल है यहाँ पे, तो हम बताएंगे जो हमारा बायोटिन होता है ना, अब जो हमारे पास पायरुवेट कार्बोक्सिलेज है ना, उसे एक कोएंजाइम चाहिए होता है बायोटिन, ठीक है। बायोटिन के लाइसिन रेजिड्यू के ऊपर मैंने बताया था ना, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज अटैक करता है, वहाँ पे क्या होता है, फिर एंजाइम क्या करता है, हमारे पास जो बायोटिन कार्बन डाइऑक्साइड एक इंटरमीडिएट बनता है, मतलब वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड इसके ऊपर अटैच होती है, वो फिर आगे विच कार्बोक्सिल मतलब जो वो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर हो जाएगी पायरुवेट को, पायरुवेट कन्वर्ट हो जाएगा आगे ऑक्सैलो एसिड के अंदर, ठीक है। आगे वो बता रहा है कि हमारे पास ये कहाँ कहाँ पे हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ लीवर के अंदर, किडनी के अंदर, मतलब यहाँ से यहाँ पे इस चीज़ का अंदाज़ा लग रहा है, मतलब कि कौन-कौन से एरिया हैं जहाँ पे हम ग्लूकोनेजेंसिस करवा सकते हैं। इतना कुछ खास नहीं है। आगे मूव करते हैं एलोस्टेरिक, हमारे पास रेगुलेशन क्या होती है। अब हमें पता है अगर हम डायग्राम देखें ना, तो यहाँ पे हमें विजिबल है कि जो हमारे पास एसिटाइल को है ना, वो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज का एक्टिवेटर है, मतलब वो रिएक्शन को इन्हांस कर रहा है। तो जब हमारे पास एलोस्टेरिक रेगुलेशन की बात करेंगे, हम बताएंगे कि जो हमारा पायरुवेट कार्बोक्सिलेज होता है ना, वो एक्टिवेट होता है एसिटाइल कोए के ज़रिए। अब एसिटाइल कोए जब बढ़ जाएगा ना, तो हमें पता है जब वो बढ़ेगा तो वो एंजाइम को एनहांस करेगा, तो हमारे पास ये ग्लूकोनेजेंसिस भी बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे ही हमारे पास पायरुवेट कार्बोक्सिलेज कम होगा ना एट लो लेवल ऑफ एसिटाइल कोए, तो हमारे पास पायरुवेट कार्बोक्सिलेज लार्जली इनएक्टिव हो जाएगा। कुछ खास नहीं था। आगे मूव करते हैं हमारे पास ऑक्सैलो एसिड ट्रांसपोर्ट टू साइटोसोल। अब हमारे पास मैंने बताया था ना, जो ऑक्सैलो एसिड होता है वो हमारे पास नहीं क्रॉस कर सकता मेम्ब्रेन ना। अब यही पे लिखा हुआ है, फॉर ग्लूकोनेजेंसिस कंटिन्यू करने के लिए ऑक्सैलो एसिड को कन्वर्ट करवाना है हमने किसके अंदर, फोस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर, इस एंजाइम की मदद से। तो हम बताएंगे कि जो हमारे पास नो ऑक्सैलो एसिड ट्रांसपोर्टर, कोई ट्रांसपोर्टर नहीं पड़ता ऑक्सैलो एसिड का, तो इसे फर्स्ट हम कन्वर्ट करेंगे मैलेट के अंदर, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज की मदद से, जो मैंने डायग्राम में पहले बता चुका हूँ। अब इसी मैलेट को हमने वापस क्रॉस करवाना है साइटोसोल में, उससे देन कन्वर्ट करवाएंगे ऑक्सैलो एसिड के अंदर बाय साइटोसोलिक मैलेट डिहाइड्रोजिनेज की मदद से। उसके बाद हम बताएंगे यहाँ पे एनएडीएच प्रोड्यूस हो रहा है, वो मैं पहले डायग्राम के अंदर बता चुका हूँ। आगे हम इसको छोड़ सकते हैं। आगे हम बताएंगे साइटोसोलिक। अब जो हमारे पास ऑक्सैलो एसिड अंदर से बाहर आ गया था ना, उसको हमने ऑक्सैलो एसिड की वापस डीकार्बोक्सिलेशन करनी है, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड पहले ऐड की थी ना, अब उसका करवाना है रिमूवल। तो उसे रिमूव करवाएंगे बाहर, ताकि वो कन्वर्ट हो सके फोस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर, फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज के। तो यहाँ पे एक बता रहा है कि एक हमारे पास जीटीपी यूज़ हो रहा होता है। तो मैंने डायग्राम में आपको बताया भी था कि जीटीपी यूज़ होगा और जीडीपी के अंदर कन्वर्ट हो रहा होगा, ठीक है। आगे हम बताएंगे कि हमारे पास ये मतलब सिंपल से बैकवर्ड चलाते जाएंगे अपना जो, तो आखिर में ये वाला स्टेप जो हमारे पास था ना, मतलब पहले हम चला रहे थे, तो यहाँ तक जब वो आ जाएगा ना फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट तक, तो वापस यहाँ से आप कैसे कन्वर्ट करवाएंगे, तो ये स्टेप है हमारे पास कि जब हमारे पास फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट आ जाता है ना, तो यहाँ से अब एक फॉस्फेट रिमूव करवाना है। क्यों करवाना है, क्योंकि अब इससे बैकवर्ड जा रहे हैं ना ग्लाइकोलाइसिस का, तो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से जाना है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर। तो ये स्टेप मतलब हम रेगुलेट करते हैं एक, क्योंकि ये हमारे पास वहाँ पे इरिवर्सिबल स्टेप मिस्टेक था। हम बताएंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट हम कौन सा यूज़ करेंगे। पहले हम जब यहाँ से इस तरफ मूव करते तो हम हम यूज़ कर रहे थे एंजाइम फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1, लेकिन अब हम यूज़ कौन सा कर रहे हैं, बिसफॉस्फेटेज, मतलब फोस्फेट को तोड़ने वाला एंजाइम। अब हमारे पास कैसे हम यूज़ करेंगे इस बिसफॉस्फेटेज, तो पहले हम यहाँ पे ये एंजाइम यूज़ करते थे, मैंने आपको बताया था ग्लाइकोलाइसिस के दरमियान, लेकिन अब हमने तोड़ना है तो हम यूज़ करेंगे फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज। अब इसकी रेगुलेशन कैसे हो रही होती है, तो वो बता रहे हैं कि हमारे पास जब इनहिबिटेड बाय राइज इन रेशो ऑफ एएमपी टू एटीपी, मतलब एएमपी और एटीपी अब जब रेशो इंक्रीज करेगी नहीं, सिंपल कि जब हमारे पास एएमपी इंक्रीज कर जाएगी ना, तो हमारे पास ये इनहिबिट हो जाएगी, ये हमारे पास कन्वर्ट होना ना, मतलब फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनना इनहिबिट हो जाएगा। लेकिन जो हमारे पास हाई एटीपी होगी ना, वो स्टिमुलेट करेगी ग्लूकोनेजेंसिस को। एएमपी ने मतलब कम करना था कि हमारे पास ग्लूकोनेजेंसिस ना हो, लेकिन एटीपी जब हाई होगी ना, वो इनहांस करेगी हमारे पास ये हो प्रोसेस, मतलब ग्लूकोनेजेंसिस हो, ठीक है। अब हम बताएंगे कि इसके बारे में रेगुलेशन ऑफ फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट। तो अगर आपने मतलब ग्लाइकोलाइसिस वाली वीडियो देखी है तो आपको आइडिया होना चाहिए कि हमारे पास जो ग्लाइको होता है ना, ये स्टेप, तो ये रेगुलेट हो रहा होता है, मतलब जो स्टेप था ना ये वाला ही, कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से जब फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बढ़ते थे, मतलब जो ग्लाइकोलाइसिस था ना, उसमें जो एक्टिवेटर था ना, इन्हांस करता, वो फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट था। लेकिन अगर ये ग्लाइकोलाइसिस को इन्हांस कर रहा है, तो ये ग्लूकोनियोजेंसिस को इनहिबिट कर रहा होगा, ठीक है। तो हम इसलिए मैंने आपको डायग्राम दिखाई ताकि आपको दोबारा याद आ जाए कि हमारे पास इसने उसे इनहिबिट करवा देना, और
इसे इनहिबिट करवाएगा, उसे एक्टिवेट करवाता था फ्रुक्टोज 2 6 बिसफॉस्फेट। तो यहाँ पे भी है, जब हमारे पास फ्रुक्टोज 1 6 बिसफॉस्फेट फोस्फेटेज इनहिबिट किससे होगा, फ्रुक्टोज 2 6 बिसफॉस्फेट से। बाकी ये आपको आइडिया है, तो बस नेक्स्ट मूव करते हैं। अब ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट आ जाएगा, इसकी आइसोमराइजेशन हो जाएगी वापस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की हमने करवानी है डीफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। अब बताया जो हमारे पास होता है ना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इसके लिए हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज होता है, लेकिन ऐसे नहीं इससे कन्वर्ट होना, इसके लिए स्पेसिफिक प्रोसेस होता है। क्योंकि हमारे पास फ्रुक्टोज 6 होता है ना फॉस्फेट, वो इजीली बाहर मूव नहीं कर पाएगा ना, तो उसके लिए होता है कि ट्रांसलोकेज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ट्रांसलोकेज एंजाइम, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया से मूव करवाएगा एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की तरफ। वहाँ पे अब ये हमारे पास पड़ा होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, जो कि एक एक्सेस फॉस्फेट को रिमूव करवाएगा और इसे कन्वर्ट करवा देगा किसके अंदर, ग्लूकोज का फ्री ग्लूकोज हमें मिल जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास ग्लाइकोजन स्टोरेज जो डिजीज 1A होती है या 1B होती है, वो इसी ट्रांसलोकेज या हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की डेफिशिएंसी की वजह से हो रही होती है। तो वो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं, तो यहाँ पे नहीं मतलब डिस्कस करेंगे। यहाँ पे रिएक्शन भी दिखाया गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हम ग्लूकोज बनाते हैं, एक फॉस्फेट रिमूव होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की मदद से, ठीक है। आगे हम समरी नहीं पढ़ेंगे, अब रेगुलेशन की तरफ मूव करेंगे कि रेगुलेट कैसे हो रही होगी। तो हमें पता है जो हमारे पास इंसुलिन होती है ना, उसका काम होता है कि उसमें वो ब्रेक करवाना था ग्लूकोज को, आके ना मतलब ग्लूकोज लो करता है। लेकिन ग्लूकागोन एक ग्लूकोज इन्हांसिव हार्मोन है। तो हम बताएंगे ये जो पेप्टाइड हार्मोन है ग्लूकागोन ना, तो ये सबसे पहले ग्लूकागोन जब आएगा ना, तो ये ग्लूकोनियोजेंसिस करवाएगा। ग्लूकोनियोजेंसिस करवाएगा कैसे, इसने ग्लूकोनियोजेंसिस करवानी कैसे है, तो हम बताएंगे जो सबसे पहले क्या करेगा, चेंजेस इन एलोस्टेरिक इफेक्टर्स। मतलब ये उन एलोस्टेरिक इफेक्टर्स को चेंज करवा देगा जो हमारे पास ग्लूकोनियोजेंसिस को इनहिबिट करवा रहे थे। लाइक सबसे पहला मैंने अभी हम पढ़ के आए हैं कि जो ग्लूकागोन ना लोअर कर देगा हमारे पास फ्रुक्टोज 2 6 बिसफॉस्फेट को। फ्रुक्टोज 2 6 बिसफॉस्फेट का काम था, इसने उसको इनहिबिट करना था जो एंजाइम हमारे पास है ना फ्रुक्टोज 1 6 बिसफॉस्फेटेज को। तो जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो ग्लूकोनियोजेंसिस बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास कोवलेंट मॉडिफिकेशन होगी। कैसे जो ग्लूकागोन होता है ना, वो साइक्लिक एएमपी के साथ बाइंड करता है, हमारे पास स्टिमुलेट करता है हेपेटिक पायरुवेट काइनेज को ना, वो मतलब सिंपल है, इसने जो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस का लास्ट एंजाइम था ना पायरुवेट काइनेज, उसे इनहिबिट करवा देना। जब वो इनहिबिट हो जाएगा ना, साइकिल वापस रिवर्स जाना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब जहाँ से पीईपी से पायरुवेट नहीं बनेगा, फिर पायरुवेट फॉस्फोइनोल पायरुवेट रिवर्स ग्लूकोनियोजेंसिस की तरफ बैकवर्ड जाना स्टार्ट हो जाएगा। लाइक हमारे पास जो पहले इसने ये कन्वर्ट होना था ना फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर बैकवर्ड स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 2 फॉस्फोग्लिसरेट फिर 3 फॉस्फोग्लिसरेट बैकवर्ड ना। इसने न्यू एंजाइम की सेंसिटिव करनी है। लाइक हमारे पास अगर हमने पढ़ा था कि फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज, जो हमने पीछे भी अभी रिसेंटली पढ़ा कि फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज ने ऑक्सैलो स्टेट से बनाना था फोस्फोइनोल पायरुवेट। तो इसने इसकी इंडक्शन करनी है ताकि इसकी सेंसिस बढ़ जाए और ये हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस हो रहा हो। अगर आप सबस्ट्रेट की अवेलेबिलिटी करवाएंगे, जो ग्लूकागोन होता है ना, उसने मतलब सबस्ट्रेट की मतलब जो हमारे पास ग्लूकोनियोजेंसिस के लिए सबस्ट्रेट है ना, उनकी मतलब सेंसिस बढ़ा देनी है ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा वो तरीका सबस्ट्रेट्स आएँ और वो ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट हो सके अपने ग्लूकोज के अंदर। एलोस्टेरिक एक्टिवेशन ऑफ एसिटाइल कोए, तो अभी स्टेप्स हमने पढ़ के आए हैं कि हमारे पास एसिटाइल कोए है ना, वो एक्टिवेटर है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज का। तो उसके अंदर क्या होगा कि जब ये इसको बढ़ा देंगे एसिटाइल कोए, क्या ज़्यादा से एक्टिवेशन हो जाएगी ताकि ज़्यादा सारी ग्लूकोनियोजेंसिस हो सके। आगे हमारे पास एलोस्टेरिक इनहिबिशन बाय एएमपी है। अब फ्रुक्टोज 1 6 बिसफॉस्फेटेज इज इनहिबिटेड बाय एएमपी। अब एएमपी जो हमने पीछे पढ़ा है कि वो उससे इनहिबिट हो जाती है। तो हम ना एएमपी के लेवल को कम कराएंगे, मतलब हम सिंपल है कि एएमपी को बढ़ा देंगे ताकि ग्लाइकोलाइसिस कम और मतलब एटीपी को बढ़ाएंगे ताकि हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस कम और ग्लूकोनियोजेंसिस ज़्यादा हो। तो सिंपल इसमें यही बताया गया है। बाकी ये चैप्टर हमारा हो रहा है। जज़ाकल्लाह।